हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज का क्लास अगर आप मिस करते हैं तो वास्तव में आप सिलेक्शन के लायक ही नहीं हैं। आज हम बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 29 जनवरी 2017 को पूछे गए जीके के सभी 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो आप क्लास को पूरा देखें और सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का नोट्स भी बनाएं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। और क्लास पसंद है तो आप सभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लगातार एग्जाम तक हम आपके साथ जुड़कर आपको 75 मार्क्स का पूरा तैयारी कराने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पारित होने के बाद भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पारित होने के बाद भारत की प्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था आपका प्रोजेक्ट टाइगर। क्या नाम था? तो इसका नाम आपका था प्रोजेक्ट टाइगर, इसका नाम था। इसे पारित कब किया गया? तो यह आपका पारित होता है 1972 में, लेकिन लागू कब होता है? तो इसका शुरुआत आपका किया जाता है 1 अप्रैल। कब से किया जाता है? तो 1 अप्रैल 1973 से आपका इसे लागू किया जाता है। और कहाँ से लागू किया जाता है? तो इसे लागू आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से आपका किया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और पूछा जाए प्रोजेक्ट टाइगर, इसके आपके पहले निदेशक कौन थे? तो इसके पहले निदेशक की बात करें तो इसके पहले निदेशक आपके थे कैलाश सांखला। कौन थे? तो कैलाश सांखला आपका प्रोजेक्ट टाइगर के पहले आपके निदेशक थे। तो आप याद रखेंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पारित होने के बाद भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो इसका नाम आपका प्रोजेक्ट टाइगर था। इसे लागू कब किया गया? तो इसे लागू किया जाता है 1 अप्रैल 1973 को। कहाँ से लागू किया जाता है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लागू किया जाता है। इसके पहले निदेशक कौन थे? तो इसके पहले निदेशक आपका कैलाश सांखला थे। अब इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? देखिए, नीति आयोग, इसका प्रारंभ कब होता है? तो नीति आयोग का प्रारंभ आपका जनवरी 2015 में होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अब चलिए, अब नीति आयोग को हम समझ लेते हैं। नीति आयोग का प्रारंभ आपका होता है 1 जनवरी 2015 को। कब होता है? तो इसका प्रारंभ आपका 1 जनवरी 2015 को होता है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग का अध्यक्ष की हम बात करें तो नीति आयोग का अध्यक्ष आपका खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो अध्यक्ष पूछे वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में आपका नरेंद्र मोदी है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष आपका नरेंद्र मोदी है। वही हम बात करें उपाध्यक्ष की तो आपका अध्यक्ष ज़्यादा नहीं पूछेगा, आपसे पूछ लेगा उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग का वर्तमान में आपका उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। कौन है? तो सुमन बेरी हैं। तो आप याद रखेंगे नीति आयोग का स्थापना कब होता है? तो 1 जनवरी 2015 को होता है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी अभी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष आपका सुमन बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पौनार आश्रम, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक आपका विनोबा भावे थे। कौन थे? तो विनोबा भावे थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, विनोबा भावे। ये आपके पौनार आश्रम के संस्थापक थे। पौनार आश्रम कहाँ है? तो पौनार आश्रम ये आपका महाराष्ट्र के वर्धा जिले में है। कहाँ है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के आपका वर्धा जिले में है। इसकी स्थापना कब होती है? तो पौनार आश्रम, इसकी स्थापना आपका सन 1934 में होता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। और विनोबा भावे की बात करें तो इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके विनोबा भावे थे। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भूदान आंदोलन का स्थापना किसने किया? तो विनोबा भावे ने किया। पौनार आश्रम कहाँ है? तो यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। पौनार आश्रम का स्थापना कब होता है? तो 1934 में होता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो विनोबा भावे द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा नहीं है, यह हमें बताना है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आपका हिंदी बोली जाती है, डोगरी बोली जाती है, उर्दू भी यहाँ की भाषा है, लेकिन यहाँ की भाषा आपका पंजाबी नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। बात करें, ऐसे आपसे पूछते कि जम्मू कश्मीर का आधिकारिक भाषा कौन है, तो सभी भाषा न दिया रहे, एक भाषा पूछे तो आप आंसर क्या देंगे? उर्दू देंगे कि जम्मू कश्मीर का आधिकारिक भाषा क्या है? उर्दू है। लेकिन जम्मू कश्मीर का आपका आधिकारिक भाषा विधेयक आता है 2020 में। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 में आता है। इसमें आपका कश्मीरी हो गया, डोगरी हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी हो गया और अंग्रेजी हो गया। इसको आपका आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आधिकारिक भाषाओं के रूप में घोषित किया जाता है। तो ये आपका कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी, इसे आपका ऑफिशियल यूज़ के लिए आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। बात करें हम जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी आपका श्रीनगर है। बात करें कि जम्मू कश्मीर के आपका वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में आपका उपराज्यपाल कौन है? तो ये आपके हैं मनोज सिन्हा। कौन है? तो ये आपके हैं मनोज सिन्हा। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की सीट की हम बात करें तो आपका यहाँ पे 90 सीट रखा गया है जम्मू कश्मीर के लिए। किसके द्वारा? तो परिसीमन आयोग द्वारा रखा गया। तो आप इससे याद रखेंगे। विधानसभा का क्वेश्चन बनेगा तो जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि इससे आपका हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। और यहाँ का सीट कितना रखा गया है? तो 90 आपका विधानसभा सीट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जापान संसद कहलाती है, तो जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को आपका डाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जापान की संसद को आपका डाइट कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसी के साथ साथ हम और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखें तो पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? पाकिस्तान की संसद को आपका नेशनल असेंबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नेशनल असेंबली आपका पाकिस्तान की संसद को कहा जाता है। उसके बाद बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? तो इसे आपका अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहा जाता है। बात करें ईरान की संसद की, तो इसे क्या कहा जाता है? तो ईरान की संसद को आपका मजलिस कहा जाता है। उसके बाद बात करें इज़राइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो इज़राइल की संसद को आपका नेसेट कहा जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन इस पे बन गया है संसद से, तो आप ध्यान रखेंगे संसद से कोई भी क्वेश्चन आपका दूसरा बन सकता है। तो पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली कहते हैं। अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहा जाता है। ईरान की संसद को मजलिस कहते हैं। और इसराइल की संसद को क्या कहते हैं? नेसेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल यह आपका सऊदी अरब की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? सऊदी अरब की मुद्रा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो सऊदी अरब की राजधानी पूछे तो यह आपका रियाद है। ध्यान रखेंगे, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ हो गया? रियाद हो गया। और यहाँ की मुद्रा क्या हो गई? तो मुद्रा आपका रियाल हो गया। इसी के साथ साथ हम देखें तो रोमानिया की मुद्रा क्या है? रोमानिया की मुद्रा की बात करें तो रोमानिया की मुद्रा आपका रोमानियाई लियू है। क्या है? तो यह आपका है रोमानियाई लियू है। रोमानियाई लियू है। उसके बाद हम बात करें पाकिस्तान की मुद्रा की, तो आप जानते हैं क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। और अंगोला की मुद्रा की बात करें तो अंगोला की मुद्रा आपका अंगोला क्वांजा है। क्या है? तो यह आपका है अंगोला क्वांजा है। तो आप इससे ध्यान रखेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जिस तरह का पूछा गया है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि यही क्वेश्चन तो आपसे फिर नहीं पूछेगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको हर तरह की क्वेश्चंस का जानकारी रहना चाहिए। केवल हम आपको आंसर दे दें तो ऐसा तो आप तो किताब से भी देखकर कर सकते हैं, लेकिन हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम क्या करते हैं? डिस्कस करते चलेंगे, ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है,
भारतीय झंडे में चक्र का रंग है, भारतीय झंडे का जो चक्र है इसका रंग कैसा है? तो भारतीय झंडे के चक्र का रंग आपका नीला है। कैसा है? नीला है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। बात करें भारतीय झंडे की, तो जो इसका चक्र है, चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो चक्र में आपका कितनी तीलियां है? तो 24 तीलियां है। इसका रंग कैसा है? तो रंग आपका नीला हो गया। और ध्यान रखेंगे, भारतीय झंडे को अपनाया कब गया? तो भारतीय झंडे को आपका अपनाया जाता है 22 जुलाई। कब अपनाया जाता है? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को आपका संसद द्वारा भारतीय झंडे को आपका अपनाया जाता है। बात करें भारतीय झंडे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे तो यह अनुपात आपका 3:2 है। कितना है? 3:2 है। अगर अपोजिट करके भी आपसे पूछ सकता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताइए, तो अब तब आपका क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है इसका डिजाइन किसने तैयार किया? तो इसके डिजाइनर कौन थे? तो इसके डिजाइनर आपके थे पिंगली वेंकैया। कौन थे? तो ये आपके थे पिंगली वेंकैया थे। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। पिंगली वेंकैया ये आपके राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे। तो राष्ट्रीय ध्वज से आपका संबंधित ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे आप नोट करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो इसका अनुवाद आपका और अंग्रेजी में अरविंदो घोष द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो अरविंदो घोष द्वारा किया गया। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंदो घोष द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा वंदे मातरम की। तो वंदे मातरम इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो वंदे मातरम इसकी रचना आपका की जाती है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसके रचनाकार कौन है? तो ये आपके हैं बंकिम चंद्र चटर्जी है। और वंदे मातरम इसे गाने में कितना समय लगता है? तो इसे गाने में आपका 65 सेकेंड का आपका समय लगता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और बात करें हम वहीं, ये तो आपका राष्ट्रगीत हो गया। बात करें हम राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान क्या है? तो राष्ट्रगान आपका है जन गण मन। क्या है? यह आपका है जन गण मन है। इसकी रचना किसने की? तो राष्ट्रगान की रचना आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो यह आपका रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इसकी रचना की जाती है। इसे गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगान को गाने में आपका 52 सेकेंड का समय लगता है। तो आप इन दोनों को ध्यान रखेंगे। वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रगीत है। इसे गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। इसकी रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। वहीं राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन है। इसकी रचना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की जाती है। गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड लगता है। और हमारा क्वेश्चन क्या था? तो वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो अरविंदो घोष ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक चैत प्रायः पड़ता है, अर्थात जो हमारा हिंदी कैलेंडर है इसमें चैत का जो पहला तिथि होता है यह कब पड़ता है? तो यह आपका पड़ता है 22 मार्च को। कब पड़ता है? तो यह आपका 22 मार्च को पड़ता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, एक चैत्र आपका सामान्य वर्ष होगा, जैसे लीप ईयर नहीं रहेगा, सामान्य वर्ष होगा, तो इसमें आपका पड़ेगा 22 मार्च को। वहीं अगर आपका लीप ईयर हो जाए तो लीप वर्ष हो जाएगा, तो फरवरी तो आपका एक माह बढ़ जाएगा। तब यह कब होगा? तब यह आपका होगा 21 मार्च। तो ये क्वेश्चन तो आपसे पूछ लिया है कि एक चैत्र प्रायः कब पड़ता है, तो प्रायः ये आपका 22 मार्च को पड़ता है। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि एक चैत्र आपका लीप वर्ष में कब पड़ता है, तो यह आपका हो जाएगा 21 मार्च को पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते का स्रोत क्या है? सत्यमेव जयते इसका स्रोत क्या है? तो सत्यमेव जयते का स्रोत आपका है मुंडक उपनिषद। कौन सा है? मुंडक उपनिषद है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। क्या है? सत्यमेव जयते ये आपका भारत का राष्ट्रीय आपका आदर्श वाक्य है। क्या है? भारत का आपका राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है। आप इसे
ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करें थोड़ा उपनिषद की, तो उपनिषद की संख्या कितना है, तो पिछले क्लास में ही हमने आपको चर्चा किया है। उपनिषद की कुल संख्या आपका कितना है, 108 है। बात करें प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है, तो प्राचीनतम उपनिषद आपसे पूछ ले तो इसकी यह कौन सा है, तो यह आपका है बृहदारण्यक है। कौन है आपका, बृहदारण्यक है। यह आपका हो गया प्राचीनतम उपनिषद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मार्च 2016 में मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की पूर्व परीक्षण यात्रा दिल्ली और किस शहर के मध्य की गई। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की पूर्व परीक्षण यात्रा दिल्ली और किस शहर में की जाती है, तो यह आपका दिल्ली और आगरा के बीच में की जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। मार्च 2016 में आपका गतिमान एक्सप्रेस की पूर्व परीक्षण यात्रा दिल्ली और आगरा के मध्य की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है, तो यह जनजाति आपका है इरूला है। इरूला आपका तमिलनाडु की आपका मुख्य जनजाति है। बात करें तमिलनाडु की अन्य महत्वपूर्ण जनजातियों की, तो तमिलनाडु का अन्य जनजाति आप याद रख सकते हैं। यह आपका क्या है, टोडा है। उसके बाद आपका कोटा है। उसके बाद बात करें तो पनियान है। यह आपका तमिलनाडु की आपका मुख्य जनजातियाँ हो गई। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, तो तमिलनाडु की राजधानी आपका चेन्नई है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जरवार जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। तो जरवार जनजाति यह कहाँ पाई जाती है, तो जरवार जनजाति आपका अंडमान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका पाई जाती है जरवार जनजाति। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक थे। आनंद मठ इसके लेखक कौन हैं, तो आनंद मठ इसके लेखक आपके हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी आपके आनंद मठ के लेखक हैं। और हमने बताया है ऊपर आपको कि जो आपका वंदे मातरम राष्ट्रगीत है इसकी रचना किसने की है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही की है। तो आप एक दूसरे को रिलेट कर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है, तो ऑडेसिटी ऑफ होप किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह आपका लिखा गया है बराक ओबामा द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, तो ओबामा द्वारा लिखा गया है द ऑडेसिटी ऑफ होप। ध्यान रखेंगे, बराक ओबामा ये आपके यूएसए के 40वें राष्ट्रपति और 2009 के नोबेल शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। कौन थे, तो ओबामा आपका अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति हैं। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ बताना है। तो एडी का अर्थ क्या होता है, तो एडी का अर्थ आपका होता है एनो डोमिनी। क्या होता है, एनो डोमिनी होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। एनो डोमिनी जो आपका है यह आपका लैटिन शब्द है। क्या है, यह आपका है लैटिन शब्द है। उसके बाद हम बात करें, इसी में हम बात करें कि बीसी का क्या अर्थ होता है। एडी का तो हम समझ गए, एडी आपका पूछा हुआ है, लेकिन आपसे पूछते कि बीसी का क्या अर्थ है, तो बीसी का अर्थ होता है आपका बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है, यह आपका होता है बिफोर क्राइस्ट होता है। तो आप इसे भी याद कर लेंगे। बिफोर क्राइस्ट अर्थात क्या होता है, ईसा पूर्व। ईसा के जन्म से क्या होता है, ईसा के जन्म से आपका पूर्व होता है। तो एडी का अर्थ क्या हो गया, एनो डोमिनी हो गया। बीसी का अर्थ क्या होता है, तो बिफोर क्राइस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। शहीद दिवस यह कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो यह आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इस दिन आपका 1948 में 30 जनवरी को आपका 1948 में क्या होता है, नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है। इसीलिए 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच होने के डर डैश कहलाता है। क्या है, एक्सेस खोने का कोई डर है तो यह क्या कहलाता है, तो खोने का जो डर होता है इसे हम क्या कहते हैं, नोमोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नोमोफोबिया कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच अर्थात खोने का जो डर होता है बहुत ज़्यादा, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे आपका नोमोफोबिया कहा जाता है।
उसके बाद हम बात करें मोनोफोबिया किसको कहा जाता है, तो मोनोफोबिया ये आपका अकेला होने का डर होता है। क्या होता है, तो मोनोफोबिया ये आपका अकेला होने का आपका डर होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। बात करें सीनोफोबिया क्या होता है, तो सीनोफोबिया यह आपका कुत्तों का डर होता है। सीनोफोबिया क्या है, तो यह आपका कुत्तों का डर है सीनोफोबिया। उसके बाद बात करें यूफोबिया क्या है, तो यूफोबिया आपका यह अच्छी खबर सुनने का डर है। क्या है, अच्छी खबर भी सुनने का आपका डर होता है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अच्छी खबर आपका सुनने का डर को क्या कहते हैं, तो यूफोबिया कहते हैं। तो आप इन सभी पॉइंट्स को क्या करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सा था, तो यह आपका था पाथरे पंचाली। कौन सा था, तो पाथरे पंचाली यह आपका सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। ध्यान रखेंगे कब यह चलचित्र आपका निर्देशित किया गया, तो यह आपका 1955 में किया गया। कब किया गया, तो 1955 में किया जाता है। और ध्यान रखेंगे सत्यजीत रे को आपका 1992 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। सत्यजीत रे को आपका कब आपका भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, तो 1992 में आपका इन्हें क्या दिया जाता है, तो अब भारत रत्न से आपका सम्मानित किया जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आपका यह रिपीट हो सकता है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, तो यह आपका है कोलकाता में। कहाँ है, तो आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ पे आपका भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है। इसे आपका शाही संग्रहालय भी कहा जाता है। जो आपका यह संग्रहालय है इसे क्या कहा जाता है, इसे आपका शाही संग्रहालय भी कहा जाता है। आप इससे भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करें तो भारतीय संग्रहालय की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना आपका होती है 1800 आपका 14 में होती है। कहाँ होती है, तो ये आपका कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है, पंचतंत्र किसने लिखा था। तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये क्वेश्चन तो आपका बहुत सिंपल है, आप जानते होंगे। पंचतंत्र आपका विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न है, कौन आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। तो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध कौन था, तो ये आपके थे धन्वंतरी थे। कौन थे, धन्वंतरी थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। धन्वंतरी आपका विक्रमादित्य के दरबार में आपका आयुर्वेद चिकित्सक थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धन्वंतरी आपके किसके दरबार में आयुर्वेद थे, तो ये आपके थे विक्रमादित्य के दरबार में। किसके दरबार में, तो विक्रमादित्य के दरबार में आपके धन्वंतरी जो थे ये आपके आयुर्वेद के चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका क्रिकेट से भी पूछा गया था कि आईपीएल का प्रारंभ कब हुआ। तो आईपीएल की बात करें तो इसका प्रारंभ आपका होता है 2008 में। कब होता है, 2008 में होता है। तो ये तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। नया क्वेश्चन क्या यहाँ से पूछ सकता है, तो नया क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे इस बार आपका 2023 में इसका आयोजन कौन सा संस्करण हुआ है, तो 2023 में आपका आईपीएल का 16वां संस्करण हुआ है। इसके विजेता कौन है, तो 2023 में विजेता टीम कौन सी है, विजेता टीम आपका सीएसके है, चेन्नई सुपर किंग। पूछते आपसे उप विजेता कौन है, तो उप विजेता कौन है, तो ये आपका गुजरात टाइटंस है। कौन है, गुजरात टाइटंस आपका उप विजेता है। उसके बाद हम बात करें आईपीएल 2023 में आपका ऑरेंज कैप किससे मिला, तो ऑरेंज कैप की बात करें तो ऑरेंज कैप आपका शुभमन गिल को मिला है। तो ध्यान रखेंगे शुभमन गिल को आपका ऑरेंज कैप मिला। उसके बाद बात करें कि पर्पल कैप किससे मिला, तो पर्पल कैप आपका मोहम्मद शमी को मिलता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, मोहम्मद शमी को आपका क्या मिलता है, पर्पल कैप मिलता है। तो आईपीएल का शुरुआत कब होता है, तो आईपीएल का शुरुआत आपका 2008 में होता है। वहीं हम इस बार की बात करें तो इस बार आपका 2023 में आईपीएल का 16वां संस्करण था। विजेता टीम कौन सी है, सीएसके है।
उप विजेता कौन है? तो गुजरात टाइटंस है। उसके बाद ऑरेंज कैप किसे मिला? तो शुभमन गिल को मिला। पर्पल कैप किसे मिला? तो मोहम्मद शमी को मिला। सीएसके के कप्तान कौन थे? तो ये आपके एमएस धोनी थे। गुजरात के कप्तान कौन थे? तो ये आपके हार्दिक पांड्या थे। आप सभी इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसका उपनाम दवाल है? दवाल के नाम से किसे जाना जाता है? तो दवाल के नाम से आपका राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। किससे जाना जाता है? राहुल द्रविड़ को आपका दवाल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करें कपिल देव को किस नाम से जाना जाता है? तो कपिल देव का उपनाम आपका है क्या है? हरियाणा हरियाणा हरकेन है। क्या है? हरियाणा हरकेन के नाम से आपका कपिल देव को जाना जाता है। बात करें सचिन तेंदुलकर को, तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इनका नाम तो सब कोई जानते हैं, द लिटिल मास्टर। क्या जाना जाता है? द लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है और गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। बात करें हम शोएब अख्तर को क्या कहा जाता है? तो शोएब अख्तर को आपका रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रावलपिंडी आपका एक्सप्रेस कहा जाता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। शोएब अख्तर ये आपके पाकिस्तानी प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। रेड क्रॉस का स्थापना कब होता है? तो रेड क्रॉस इसकी स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना आपका होता है 17 फरवरी 1863 में होता है। कब होता है? तो 17 फरवरी 1863 में आपका रेड क्रॉस का स्थापना होता है। स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका स्थापना आपका करते हैं हेनरी ड्यूरेंट द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो हेनरी आपका ड्यूरेंट द्वारा स्थापना की जाती है रेड क्रॉस की। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना कब होता है? तो 17 फरवरी 1863 को होता है। और किसने स्थापना किया? तो स्थापना किया आपका हेनरी ड्यूरेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था? किसने आपका दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया था? तो ये आपके अकबर थे। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अकबर ने आपका दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर आपका बाहर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के राज दरबार में आपका 9 रत्न थे। कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो ये आपके 9 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो गोवा से पहले पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो यह आपका राजधानी थी कोचिन। कौन सी राजधानी थी? तो कोचिन राजधानी थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरु नानक इनका जन्म आपका तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे, जो गुरु नानक देव हैं ये आपके सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं। किसके प्रथम गुरु हैं? तो सिख धर्म के आपके प्रथम गुरु हैं। कौन? तो गुरु नानक देव। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ पर भेज दिया? तो इन्हें आपका रंगून भेज दिया। कहाँ भेजा? रंगून। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर रंगून भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अभिज्ञान शकुंतलम इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा की जाती है? तो यह आपका की जाती है किसके द्वारा? तो जॉन निकेलस द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? जॉन निकेलस द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम वायसराय कौन था? भारत में ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम वायसराय कौन था? तो अंतिम वायसराय ये आपका थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ध्यान रखेंगे, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम वायसराय ये आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। और ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र भारत के
पहले गवर्नर जनरल पूछ ले तो ये भी आपके माउंटबेटन ही थे। आपसे पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के क्या, तो स्वतंत्र भारत के आपका पहले गवर्नर जनरल पूछे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये भी आपके कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि जो आपके सी राजगोपालाचारी थे, ये एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल, पूछ दे कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, भारतीय गवर्नर जनरल तो ये कौन थे, तो ये आपके थे एकमात्र थे श्री सी राजगोपालाचारी। कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी जो आपके थे ये आपके एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ, तो चंपारण सत्याग्रह इसका आरंभ आपका 1917 में होता है। कब होता है, 1917 में होता है, बिहार के चंपारण से होता है। किसके द्वारा की जाती है, तो यह आपका महात्मा गांधी द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ आपका महात्मा गांधी द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया, तो इसका प्रारंभ आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की जाती है नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र। पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड आप याद रखेंगे कि आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। के पास यह रिकॉर्ड है कि आपका लाल किला पर सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराने का, कितना बार इन्होंने झंडा फहराया है, तो आपका 12 बार इन्होंने झंडा फहराया है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला प्रश्न हमारा है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन थे, मेगास्थनीज आपके चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन थे, तो ये आपके थे राजदूत थे। कौन थे, राजदूत थे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। याद रखेंगे कि इंडिका जो है ये आपका मेगास्थनीज की पुस्तक है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि इंडिका किसकी पुस्तक है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से आपका जुड़े प्रतीक में स्तूप किसका प्रतीक है, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं के प्रतीक में आपके स्तूप किसका प्रतीक है, तो स्तूप ये आपका मृत्यु का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, तो मृत्यु का प्रतीक है। और मृत्यु के लिए आपका बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, इसे आपका महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म में इसे क्या कहा गया है, इसे आपका कहा गया है आपका महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो बौद्ध के मृत्यु को क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक था, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुप्त वंश इसके अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त। कौन थे, विष्णुगुप्त थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबेकस की खोज किसके दौरान हुई, अबेकस की खोज आपका किसके दौरान हुई, तो अबेकस की खोज आपका सांग सभ्यता काल के दौरान होती है। कब होती है, तो सांग सभ्यता काल के दौरान आपका अबेकस की खोज होती है। ध्यान रखेंगे अबेकस क्या है, तो अबेकस आपका विश्व का पुराना गणना मशीन है। इसे हम सिंपल जोड़ घटाव गुना सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। 18वीं शताब्दी में आपका फ्रांस ने जर्मनी पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है, भारत में आपका लोकसभा और राज्यसभा इसकी सभा का संचालन करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो कम से कम आपका कुल सदस्यों का 10वां भाग होना चाहिए, तभी जाकर आपका लोकसभा हो गया या राज्यसभा, दोनों में से कहीं भी आपका सभा का संचालन किया जा सकता है। अब इससे जुड़े हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो संसद के बैठक शुरू होने के लिए आपका न्यूनतम सदस्य कितना चाहिए, ये तो आपका 1/10 सदस्य होना चाहिए। उसके बाद बात करें हम लोकसभा की, तो लोकसभा में आपका अधिकतम कितना सीट है, तो लोकसभा में अधिकतम सीट आपका 552 है। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में आपका सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 543 है। वहीं हम बात करें राज्यसभा, तो राज्यसभा में आपका
अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 250 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में आपके 245 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक चार्ली हेवडो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? साप्ताहिक चार्ली हेवडो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो इसे आपका पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। कहाँ से? पेरिस से किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। यह आपका एक फ्रांसीसी साप्ताहिक पत्रिका है। जो आपका साप्ताहिक चार्ली हेवडो है, यह आपका फ्रांसीसी साप्ताहिक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H1N1 डैश से होता है। H1N1 यह किससे होता है? तो यह आपका विषाणु जनित रोग है, विषाणु से होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। H1N1 यह आपका विषाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित होता है? प्रसिद्ध साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो इसका आयोजन आपका जयपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो प्रसिद्ध साहित्य उत्सव, इसका आयोजन आपका जयपुर में किया जाता है। और यह साहित्य महोत्सव आपका जनवरी में आयोजित होता है। कब होता है? तो इसका आयोजन आपका जनवरी के माह में किया जाता है। और इसका प्रारंभ कब हुआ? तो इस साहित्य उत्सव का प्रारंभ आपका 2006 में हुआ। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपका पलाश है। क्या है? पलाश आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। पलाश आपका मध्य प्रदेश और झारखंड का भी राजकीय पुष्प है। जो आपका पलाश है, ये आपका मध्य प्रदेश और झारखंड यहाँ का भी आपका क्या है? राजकीय पुष्प है। वहीं बात करें कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो यह आपका गेंदा है। आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। इस बार आपसे पूछा है, पिछले बार पूछा आपसे उत्तर प्रदेश से, तो इस बार बिहार का भी पूछ सकता है। बिहार का क्या है? तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो यह आपका गेंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए, जब हम बिहार का परिचय टॉपिक पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने इसकी चर्चा की है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह आपका स्थित है बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? यह आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ स्थित है? तो यह आपका बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बिहार के आपके पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में ऊनी कपड़ों की प्रथम मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? भारत में ऊनी कपड़ों की प्रथम मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसकी स्थापना आपका होता है कानपुर में। कहाँ होता है? कानपुर। कानपुर कहाँ है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? तो कानपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1876 में होती है। कब होती है? तो 1876 में आपका की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम, इसके मुख्य किस्म कितनी हैं? तो इसकी मुख्य किस्म आपका 4 है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कौन कौन सी इसकी मुख्य किस्म है? तो यह आपका शहतूत रेशम है, एरी रेशम है, तसर रेशम है और मृगा रेशम है। चलिए इसको हम नोट भी कर देते हैं कौन कौन सी है। तो एक आपका शहतूत रेशम है, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आपका एरी रेशम है, तीसरा आपका है तसर रेशम है और चौथा क्या है? तो मृगा रेशम है। और बात करें तो विश्व में आपका चीन जो है रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो एक नंबर पे आपका चीन आता है, दूसरे नंबर पे आपका भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग कहाँ पर है? जालियांवाला बाग यह कहाँ पे है? तो यह आपका अमृतसर में है। कहाँ है? अमृतसर में है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड यह कब होता है? तो यह आपका 13 अप्रैल 1919 को होता है। कब होता है? तो यह आपका 13 अप्रैल 1919 को होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर होती है और उन्होंने फारसी कहाँ पर सीखी? तो ये दोनों इन्होंने आपका आनंदपुर साहिब में सीखी। कहाँ सीखा? तो आनंदपुर साहिब में सीखा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, अमजद अली खान निम्न में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रख्यात हैं? अमजद अली खान निम्न में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रख्यात हैं? तो ये आपके सरोद वादन के लिए प्रख्यात है।
तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अमजद अली खान ये आपके सरोद वादन से आपके चर्चित हैं। और ध्यान रखेंगे अमजद अली खान को अमजद अली खान इन्हें आपका 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। किससे सम्मानित किया जाता है? तो इन्हें आपका पद्म विभूषण से आपका कब सम्मानित किया जाता है? तो यह आपका 2001 में इन्हें आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। तो इस तरह हमने आपका इंटर स्तरीय जो आपका एग्ज़ाम है 2017 में पूछे गए जीके के आपका टोटल 50 क्वेश्चंस का हमने आज डिस्कशन किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।